कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अपना काम टाइमली और प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। तो बेटा हम वेक्टर्स टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं और अब हम एक नए चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। अब आप सोच रहे हो चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड था, जो हमने स्कूल में ही डिस्कस किया था कि फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स के पार्ट से रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स के अंदर, और फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में था। अब हम प्रॉपर तरीके से यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो यूनिट्स वर्ड से आप फेमिलियर हैं। जैसे ही वर्ड यूनिट आता है तो आपके दिमाग में चल रहा होगा लेंथ की मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, हाँ ऐसा ही कुछ है। लेकिन हमें और ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है यूनिट्स होती क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, कैसे हम उनको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। और मेजरमेंट मतलब होता है मापना किसी चीज़ को। जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये मार्कर है, इसकी लंबाई नाप के दिखाओ, तो आप एक स्केल ले सकते हैं, आप एक इंची टेप ले सकते हैं और आप उसको मेज़र करेंगे और ये मैम मैंने मेज़रमेंट कर दिया। तो मेज़रमेंट करते टाइम बेटा गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो मेज़रमेंट में सिर्फ हमें मापना ही नहीं है, क्या गलती हुई है उसको भी ऑब्जर्व करना है, वो गलती आगे हमारे आंसर में कैसे इफेक्ट करेगी उसके बारे में भी पढ़ना है। तो बेसिकली हमें दो चीज़ें पढ़नी है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और मेजरमेंट वर्ड आए तो हमेशा ध्यान में रखना एरर्स भी आएंगे। जब भी हम कोई चीज़ को मेज़र करेंगे तो इसका मतलब वहाँ पे चांसेस हैं कि उसमें कोई ना कोई एरर हो। तो मेजरमेंट में एक वर्ड ऑटोमेटिकली इंक्लूड होना चाहिए, एरर्स। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड की तरफ चलते हैं इस चैप्टर में, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल बेटा आपने दो वर्ड सुने होंगे बहुत बार, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी वो चीज़ होती है जो हम मेज़र नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। बट हमें सिर्फ क्वांटिटी नहीं पढ़ना, हमें फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? क्वांटिटी तो वो सारी चीज़ें जिनको मेज़र किया जा सकता है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो फिजिक्स में यूज़ होगी। जैसे मान लो कि आपने कोई भी चीज़ मेज़र की, जैसे आप इकोनॉमिक्स सोशल साइंस के अंदर कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे मुझे जो याद आ रहा है मैं उससे बताती हूँ कि जैसे मान लो कि आपको सेक्स रेशियो पढ़ना है, जिसमें आप मेज़र करेंगे कि मतलब कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं, तो आप पर 1000 मेल नंबर निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेज़र हो सकती हैं। और जो सेक्स रेशियो आपने निकाला है वो हमारे फिजिक्स में कोई काम का नहीं है। उसकी मदद से हम और काम ऐसे हैं जो कर सकते हैं, और चीज़ें हैं जो स्टडी कर सकते हैं, वो और चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीज़ें जो मेज़र तो कर जा सकती हैं लेकिन जो हमारे फिजिक्स में काम आएंगी उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा। डेफिनेशन है दोज aspect which can be measured directly or indirectly and help us to understand laws of physics। डेफिनेशन है बेटा, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। समझाने के लिए क्या था कि वो क्वांटिटी जिनको मेज़र किया जाएगा और जो हमारी फिजिक्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेंगी उन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो एक बार देखिए, दोज आस्पेक्ट वो सारी चीज़ें, वो सारी आस्पेक्ट मतलब कोई भी पॉइंट के बारे में बात हो रही है, विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इसको समझते हैं। जैसे देखो बेटा, मैंने कहा पेन, क्या पेन एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है? आप मन में सोचिए, पेन की क्या चीज़, मतलब क्या समझाने की बात हो रही है, कुछ नहीं समझ आया। तो अगर मैं एक वर्ड बोलूँ पेन, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बट मैं बोलूँ लेंथ ऑफ ए पेन, इस पेन की लेंथ जो है वो कितनी है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ ए पेन, ये क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। ठीक है, आप इसको मेज़र कर सकते हैं। देखो, अगर आपको डिसाइड करना है कि फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, तो मतलब वो मेज़र तो हो सकती है। ठीक है,
इंची टेप ले सकते हैं या हम एक स्केल ले सकते हैं, और हम एक स्केल को यहाँ लगा कर देखेंगे और हम बता देंगे कि इसके पेन की हाइट कितनी है, इस मार्कर की लेंथ कितनी है। अब सपोज करो कि आपने एक सेंटीमीटर वाला स्केल लिया जो 15 सेंटीमीटर का है, कितना भी है, उसने आपको मेज़र किया, तो आपने ऐसे फटाफट स्केल लगाया और देखा अच्छा ये तो लगभग 10 सेंटीमीटर है। ये आप घर पे कर सकते हो, जिस भी पेन से आप अभी अपना काम कर रहे हो आप उसकी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको मेज़र करके लिखेंगे तो आप कैसे लिखोगे उसको, तो आप ऐसे लिखते हो 10 मान लो सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब ये तो वो चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं, तो ये इनडायरेक्टली वर्ड क्या है, इनडायरेक्टली वर्ड ये है, देखिए मैंने कहा कि लेंथ आ गई आपके पास, जो यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है, आप रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हो आपको, ठीक है। अगर रेडियस आएगा तो आप एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए बेटा, जो एरिया की कैलकुलेशन है वो डायरेक्ट हुई या इनडायरेक्ट हुई? डायरेक्टली आपने एरिया मेजर नहीं किया, आपने एक्चुअली में पहले रेडियस मेजर किया और रेडियस की हेल्प से आप कहाँ पहुँचे, एरिया पर पहुँचे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम ये कैसी शेप है बेटा, एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप है तो आप इसका वॉल्यूम समझ सकते हैं क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो कोई आपसे बोले कि इस मार्कर का वॉल्यूम मेजर करो, तो आप इसकी हाइट मेजर करेंगे, आप इसका रेडियस मेजर करेंगे, फिर आप इससे एरिया कैलकुलेट करेंगे, या फिर आप रेडियस मेजर करेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम। तो इसका मतलब वॉल्यूम का पता तो लगाया जा सकता है, मेजर तो की जा सकती है, बट ये डायरेक्टली मेजर नहीं होगी, ये रेडियस और हाइट की मदद से मेजर होती है। तो देखो जैसे लेंथ हो गया इसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जैसे रेडियस होगा डायरेक्टली कर सकते हैं, पर एरिया और वॉल्यूम हो गया इनको हम डायरेक्टली नहीं, इनको हम इनडायरेक्टली मेजर करेंगे, पर मेजर तो हो रही है ना, तो हम वही कहेंगे कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी, ऐसी कोई भी थिंग, ऐसा कोई भी एस्पेक्ट जिसको हम मेज़र कर सकते हैं या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और जो हमें फिजिक्स के लॉज को समझने में हेल्प करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो जैसे ही बात आई थी कि भाई ये मार्कर है, लेंथ को क्या करना है, मेज़र। देखो फिजिकल क्वांटिटी में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, मेज़र। तो अब हम समझते हैं कि मेज़रमेंट होता क्या है। तो आप लोग में मेज़रमेंट का तो सिंपल सा मतलब है, आपको क्या मेज़र करना है, लेंथ। एक स्केल लो, फटाफट लगा दो, यहाँ पे पता चल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और यही छोटी सी डेफिनेशन है हमारे ऊपर, फिर भी हम पढ़ लेते हैं मेज़रमेंट। आप अपने मन में सोचिए बेटा, जैसे ही मैंने आपको बोला कि जो आपके हाथ में पेन है उसकी आप लेंथ मेज़र कीजिए, आपके पास स्केल रखा हुआ था, आपने स्केल को क्या किया, फटाफट यहाँ पे लगाया। जैसे मान लो ये आपका पेन है, ठीक है, और ये आपका स्केल है, ठीक है। अब स्केल्स पे लाइन बन रखी है, आपको दिख रहा होगा ये 0 है, फिर आपको पता है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 और 6। ये स्केल तो ऐसे बढ़ता जा रहा है बेटा, ये सेंटीमीटर है। मान लो आपने कौन सा स्केल लिया है, सेंटीमीटर वाला स्केल लिया, ऐसे लिखा होगा। तो आप कैसे मेजर करोगे बेटा, आपने बिल्कुल 0 पे ये पिन लगाई, फिर आपने देखा अच्छा ये तो 5 तक आता है, तो आप क्या कह दोगे कि जो ये पेन मैंने बनाया है ना, और ये जो स्केल मैंने बनाया है, मैंने माना है कि 1 सेंटीमीटर है, मतलब एक्यूरेट नहीं है, आप मान लो कि एक्यूरेट है एक बार के लिए, तो इसकी लेंथ कितनी आई। तो देखिए आपने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने ये पेन लिया और साइड में स्केल को रख दिया। मैंने क्या लिया बेटा, एक पेन लिया और साइड में एक स्केल को रख दिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने कंपेयर किया कि ये जो है ना, ये लेंथ, ये इतनी लेंथ है, तो मतलब ये कितनी है, 0 से लेके 5, मतलब 5 तक है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, यही डेफिनेशन है बेटा हमारी। देखिए तो हम कहेंगे मेजरमेंट इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी with some standard of same kind। देखिए अजीब सा दिख रहा होगा, पर एक एक वर्ड का अपना मतलब है और आपको अच्छे से पता है। देखिए मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ
पे भी आप पेन को कंपेयर कर रहे हैं स्केल से। किसको कंपेयर करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी को। यहाँ पे आप किसको मेजर करना चाह रहे हैं? लेंथ को मेजर करना चाह रहे हैं। तो लेंथ क्या हो गया? आपकी फिजिकल क्वांटिटी। तो आप लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं। किससे कंपेयर करेंगे? विद सम स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब है? आप देखिए, अब सवाल आता है कि मैं अगर आपको सिर्फ ये बोलती कि मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन करना, तो बेटा आप तो इस मार्कर का कंपैरिजन अपने हाथ से भी तो कर सकते थे, देखो, या फिर यहाँ से ऐसे कर सकते थे, या अपनी फिंगर से कर सकते थे कि मैम देखिए यहाँ से मैंने ये मेज़र किया, मेरी एक फिंगर आ गई, फिर मैंने यहाँ से मेज़र किया, ये 2 फिंगर आ गई। मतलब ये मार्कर है ना, ये मेरी 2 फिंगर्स जितना है। ये भी तो कंपैरिजन हुआ ना। लेकिन हमने स्केल से क्यों कंपैरिजन किया? क्या मैं अपनी फिंगर से कंपैरिजन करूँ जैसे इस मार्कर का, ये 1 और ये लगभग 2, तो मैं क्यों नहीं बोल सकती कि मेरी 2 फिंगर जितना है? क्या ये चीज़ वैलिड है? अगर मैं आपको मान लूँ कि 2 फिंगर जितना है तो ये आप वैलिड नहीं मानोगे। मैंने नहीं, स्केल से मेज़र करो ना, अच्छे से पता चलेगा, यही बात बोलोगे आप, ठीक है। तो ये सम स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि ऐसी चीज़ों से मेज़र करना है जो फिक्स हो। कैसी हो? जो फिक्स हो, जो टाइम के साथ चेंज ना करे। डू नॉट चेंज विद टाइम। क्या ये बात समझ आई? जैसे पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम चेंज ना करें। बेटा फिंगर से मेजर करने में बुराई क्या है? अब देखो, मान लो अगर मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैं ऐसे फिंगर से मेजर करके आपको दे रही हूँ, तो बेटा अगर मान लो कल को मेरी चेयर पे कोई और बैठता है, ठीक है, और उसका हाथ छोटा या बड़ा है, तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि भाई वो तो चेंज हो गई चीज़ें। पहले जो कोई इंसान लेके गया था उसकी चीज़ अलग हो गई, अब चीज़ अलग होगी, उसके रेट में डिफरेंस आएगा, उसकी चीज़ों में डिफरेंस आएगा, ठीक है। कई बात समझ आई? जैसे मान लो आप घर पे भाई बहन हैं, अगर आप कोई चीज़ डिवाइड करते हैं, जब कई बार झगड़ा हो जाता है, कोई अच्छी चीज़ होती है, तो वो नहीं, बिल्कुल इक्वल पार्ट करो भाई, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि आपको पता है कि वो अपने हिसाब से काम करे, आप अपने हिसाब से काम करो, तो चेंजेस आ जाएंगे चीज़ों में। तो हमें फिक्स चीज़ें लेनी होती हैं, टाइम के साथ चेंज ना करें, ईजिली उनको बनाया जा सके, ईजिली वो अवेलेबल हो सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी देखनी होती है, वो ईजिली रिप्रोड्यूस की जा सके। रिप्रोड्यूस का मतलब है उसकी और सैम्पल कॉपीज़ बनाई जा सके। बात समझ आ रही है? जो स्केल है, अब आपको पता है कि स्केल ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है, हर बंदे के पास अवेलेबल है, स्केल को बनाना इजी है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने फिंगर को स्टैंडर्ड बनाओगे तो कैसे फिंगर्स बना दोगे और अलग से? नहीं बन सकती। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए स्टैंडर्ड के अंदर। और एक्चुअली में बेटा स्टैंडर्ड कुछ और नहीं, ये यूनिटी होती है। आपको ये बात समझ आ रही है ना कि ऐसा नहीं है कि हमें कंपैरिजन करना है तो हम किसी भी चीज़ से कंपैरिजन कर देंगे। एक पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए, मतलब अगर लेंथ मेजर करनी है तो इंची टेप ही होना चाहिए जिससे हम कंपेयर करेंगे। तो ये जो सम स्टैंडर्ड है ना, एक्चुअली में कुछ और नहीं, ये यूनिट है, ठीक है, ओके। अब देखिए मेजरमेंट समझ आया कि एक प्रोसेस है जिसमें कंपेयर किया जाता है एक फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड के साथ। फॉर एग्जांपल लेंथ मेजर करने के लिए स्केल से कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो बेटा मान लो हम फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है आप लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, पर मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखो अगर यहाँ पे लेंथ है तो ये लेंथ कितना आया? अगर मैं सिर्फ ये लिख दूँ कि लेंथ की वैल्यू है 5, क्या ये बात सही है? सोच के देखिए। यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है कि सेंटीमीटर स्केल है, पर जरूरी तो नहीं है ये सेंटीमीटर स्केल ही हो। तो आपको पता है कि जैसे ही मैं बोलूँगी लेंथ की वैल्यू 5 है तो आप तुरंत पूछेंगे मैम 5 क्या? 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 इंच, 5 फीट, क्या है 5? तो मुझे अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो मैं बोलूँगी 5 सेंटीमीटर है। बेटा ये 5 क्या है? ये तो एक नंबर है। ये सेंटीमीटर क्या है? आपको पता है ये लेंथ की यूनिट है। तो ऐसे ही कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको हमेशा कैसे लिखा जाता है? एक नंबर लिखा जाता है और एक इसकी यूनिट लिखी जाती है। ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या है इसकी यूनिट, और क्यू क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। तो कहने का मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, ठीक है ना। तो हम कहेंगे मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो होता है n इंटू यू। n मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यू मतलब यूनिट।
5 सेंटीमीटर। अब एक बात सुनिए बेटा, सेंटीमीटर कोई भी यूनिट है, मान लो एक तरीका है यूनिट का या एक तरीके की यूनिट है। मीटर भी तो होती है ना दूसरी यूनिट। अगर मान लो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ या मैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? आपको पता है, आपने अच्छे से सीख रखा है कि भाई हमारा जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मैं सेंटीमीटर से मीटर पे जाना चाहूँगी तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगी। ठीक है, अब देखिए, अब आपने कह दिया कि या तो मैं इस लेंथ को 5 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ या मैं इसको 0.05 मीटर भी लिख सकती हूँ। अब देखिए, ये आगे क्या है बेटा? नंबर। क्या ये नंबर दोनों सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। ये है 5 और ये है 0.05, मतलब ये नंबर चेंज हो चुका है। ठीक है, ये है यूनिट, कौन सी? सेंटीमीटर। क्या ये दोनों सेम यूनिट्स हैं? नहीं, ये है सेंटीमीटर और ये है मीटर। तो ये तो एक तरीके की यूनिट थी, ये कोई दूसरे तरीके की यूनिट है ना? यूनिट तो बहुत सारी हो सकती है, आप इसको फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको इंचेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि मेरे पास कोई भी क्वांटिटी है क्यू, यहाँ पे हमारे पास है लेंथ। अगर मैं उसको किसी भी एक यूनिट में मेजर करना चाहूँ, कोई भी यूनिट हो सकती है, तो उसको हमेशा एक नंबर मिलेगा। मतलब यहाँ पे नंबर मिला 5, यूनिट कौन है? सेंटीमीटर। अगर मैं इसी को किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यूनिट होगी 2 और नंबर भी चेंज हो गया, नंबर हो गया n2। लेकिन एक बात सोचिए, क्या ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर है? ये भी तो लेंथ ही थी और ये भी तो लेंथ ही है ना, तो मतलब क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है हमारी। तो हम कहेंगे पहले यूनिट मेजर किया, एक नंबर ऑब्टेन हुआ, दूसरी यूनिट ले ली मैंने कोई, उसमें एक नंबर ऑब्टेन हुआ, पर इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। देखिए, अगर आप सिर्फ ये बोलो सेंटीमीटर और मीटर वो इक्वल नहीं है, 5 और 0.05 इक्वल नहीं है, पर देखो यहाँ पे मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कर रखी है, 5 और सेंटीमीटर, यहाँ पे 0.05 और मीटर। आपको पता है ना, ये दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही पेन की लेंथ है। इस मार्कर की लेंथ चेंज थोड़ी ना हो रही है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप इंच टेप लेके आओगे तो लेंथ कुछ और आएगी। हाँ, इंच टेप लेके आओगे तो हो सकता है आंसर में आपको दिखाई दे कि 2 इंच, लेकिन वो 2 इंच क्यों दिखाई दे रहा है? लगभग 2 इंच इसलिए दिखाई देगा क्योंकि आपको पता है सर 2 इंच नहीं होगा बेटा, 1 जो इंच होता है उसके अंदर 2.5 अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर होता है, अप्रोक्सीमेट है ये। तो आपको पता है कि आपकी लेंथ कितनी है? 5, तो इसको डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे भी डबल करना पड़ेगा तो 2 इंच हो जाएगा। तो आपको ये पता है, आप दूसरी यूनिट को यूज़ करोगे तो यूनिट चेंज होते ही नंबर अपने आप चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू लेंथ वही चीज़ है, लेंथ थोड़ी ना चेंज होगी। ऐसा थोड़ी ना इसकी लंबाई बढ़ गई अगर आप इंच टेप ले आए तो कहने का मतलब है n1u1 इज इक्वल टू n2। क्या बात क्लियर है? n1u1 इक्वल टू n2u2। तो मैं कह सकती हूँ कि कोई भी नंबर हो और कोई भी यूनिट हो, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। चाहे आप यहाँ पे पहली तरीके की यूनिट यूज़ कर रहे हो या दूसरे तरीके की। मीन्स अगर आप यूनिट को चेंज करोगे तो आपका नंबर भी चेंज हो जाएगा, सच दैट प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोडक्ट क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि प्रोडक्ट तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी तो सेम रहेगी। यहाँ पे देखिए बेटा, इसका मतलब ये है कि u इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन n। ठीक है, कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं। ध्यान से देखिए, आपने अभी तक फिजिक्स में पढ़ रखा है, जैसे आपने पढ़ा था f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दोनों को कंबाइन कर दो, बनेगा m1 m2 अपॉन r²। आप कहते थे प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में बदलना है तो कांस्टेंट आएगा, है ना? अपोजिट भी तो कर सकते हो ना, कांस्टेंट को गायब करके प्रोपोर्शनैलिटी भी तो लगा सकते हो। तो वही काम कर रही हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी को गायब करके, सॉरी कांस्टेंट को गायब करके प्रोपोर्शनल लगा रही हूँ। ये हमारा इम्पोर्टेंट रिलेशन है बेटा। ये आपको ये चीज़ समझने में हेल्प करेगा कि देखो, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मीटर से सेंटीमीटर में जाए तो 100 से डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यूनिट और नंबर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घटेगी। ध्यान से सुनना। आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखिए इसका यूज़ बता देती हूँ कहाँ है। इतनी अच्छी चीज़ है कि आप सोचेंगे अच्छा ये चीज़ थी जो आपको हमें पता भी नहीं थी। 1 सेंटीमीटर
और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर में। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। ठीक है, आपको नंबर तो याद है 100। बेटा सेंटीमीटर और मीटर में बड़ा कौन है? सेंटीमीटर और मीटर में मीटर बड़ा है। तो देखिए ये तो है नंबर और ये है यूनिट, ये आएगा नंबर और ये है यूनिट। जब आपने यूनिट को देखा तो यूनिट क्या हो गई? यूनिट हो गई यहाँ से यहाँ जाने पे बढ़ गई, तो नंबर छोटा हो जाएगा। इनवर्सली है, यूनिट बढ़ रही है तो नंबर छोटा होगा, मतलब 1 से छोटा करना है। अब छोटा करना है तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? जैसे 1 सेंटीमीटर है और 1 ये मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो आपको याद नहीं आ रहा कि मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो। तो देखिए सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे गए तो क्या हुआ? यूनिट छोटी हुई बड़ी हुई। सेंटीमीटर बड़ा होता है, मिली मतलब छोटा होता है उससे, तो आपकी यूनिट हो गई छोटी तो नंबर बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा हो जाएगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ आई? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो नंबर और जो यूनिट होती हैं वो इनवर्सली होती हैं। अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और अगर हमारी यूनिट बड़ी हो रही है तो हमारा नंबर छोटा हो जाएगा, या फिर यूनिट छोटी हो रही है तो नंबर बड़ा हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको सबको अच्छे से समझ आई होगी। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़ी हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी में एक वर्ड आ रहा है मेजर, तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है। अब हमने समझ लिया भाई यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे होते हैं हमें एक एक वर्ड का मतलब क्लियर हो गया, हमें अच्छे से समझ भी आ गया कि मेजरमेंट क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड भी समझ आ गया। अब हम करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी आखिर कितने तरीके की होती है। तो पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए और फिर उसके साथ आगे लिखिए। देखिए अब आता है हमारे पास कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखते हैं क्या होता है बेटा। अब आप टाइप किसके बेसिस से बनाते हैं इसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप होते हैं। तो बेटा वैसे अगर नेचर की बात करूँ, डायरेक्शन के हिसाब से बात करूँ तो आपको पता है स्केलर्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, पर हम यहाँ टाइप करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंसी, मतलब कौन किससे इंडिपेंडेंट है या कौन किस पे डिपेंडेंट है। तो हम कहते हैं बेसिकली हमारे पास 2 टाइप होते हैं। एक होती है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए बेटा जो फंडामेंटल वर्ड है उसका एक नाम और होता है बेस क्वांटिटी, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं बेस क्वांटिटीज। अब इनका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। 2 टाइप हो गए, फंडामेंटल और डिराइव्ड। देखिए अब आपको जो फंडामेंटल वर्ड है वो आपने सबसे पहले कहाँ पढ़ा होगा, मतलब सबसे पहले तो पता नहीं, पर आपने 9th क्लास में चैप्टर में पढ़ा होगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। मतलब सेल एक फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ की। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि सेल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जिस चीज़ को और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता या उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के टर्म्स में समझाया नहीं जा सकता उसको हम फंडामेंटल कहते हैं। जैसे मैं कंपैरिजन के लिए बताती हूँ, टिश्यू क्या होता है? जो सेल से मिलके बनता है। मतलब एक तरीके से टिश्यू डिपेंड किस पे किया? सेल के ऊपर डिपेंड किया। सेल किस पे डिपेंड करता है? मैम सेल तो इंडिपेंडेंट होता है। सेल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ये अपने आप में एक परफेक्ट क्वांटिटी हो गई भी जो आगे डिविजिबल नहीं है और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। सेल को समझाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। टिश्यू को समझाने के लिए हमें सेल की मदद लेनी पड़ेगी। तो वही चीज़ है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं विच आर इंडिपेंडेंट, जो अपने आप में कंप्लीट होती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं। तो हम कहेंगे दोज क्वांटिटीज which are well defined and complete in itself। वो अपने आप
से ही संपूर्ण होती हैं, कंप्लीट होती हैं। या फिर आप कह सकते हैं दोज क्वांटिटीज which does not depend on any other quantity। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। Those quantity does not depend on any other quantity, or we can say that these are independent to each other। ठीक है, कौन सी होती हैं? जैसे हमारे पास बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज इन टोटल 7 होती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज फिक्स है हमारे पास, ये 7 इंडिपेंडेंट हैं, इनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, पर इसके अलावा जो क्वांटिटीज़ हैं वो इन्हीं से मिलके बनेगी। ठीक है, तो पहले आप डेफिनेशन नोट कीजिए, फिर उसके बाद हमें देखते हैं कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। देखिए बेटा, हमारे पास है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, luminous intensity और amount of substance। ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 जो है बेटा, ये हमारे पास 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं डिराइव कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल की मदद से समझाया जाता है। जैसे आपसे कोई बोले व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को आप कैसे कहते हो? वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप फंडामेंटल की ही हेल्प ले रहे हो। ये बात समझ आ रही है? जैसे अगर आपको वॉल्यूम डिफाइन करना है, तो वॉल्यूम होता है क्या? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। मतलब वॉल्यूम कब मिलेगी? तब हम लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ कैसे? लेंथ तो फंडामेंटल हो गई हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए, अब डिराइव क्वांटिटी कौन सी होती है? दोज क्वांटिटीज which are expressed in terms of fundamental quantities। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाएगी उन्हीं को डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। इनको डिपेंडेंट क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, और डिपेंड किस पे होती हैं? फंडामेंटल पे डिपेंड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे हो गया हमारे पास वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी की सारी क्वांटिटीज कहीं ना कहीं फंडामेंटल की हेल्प से ही समझाई जाएंगी। तो आपको समझ आया कि हमारे पास 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जिनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती समझाने के लिए, लेकिन डिराइव वो होती हैं जिनको फंडामेंटल की मदद से समझाया जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब अगर यहाँ तक है तो हम नेक्स्ट चलते हैं बेटे टॉपिक पे, जो है यूनिट। जब हमने मेजरमेंट वर्ड पढ़ा तो मेजरमेंट में हमारे पास एक चीज़ आई कि भाई मेजरमेंट किसी भी चीज़ का करेंगे तो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, और न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद आती है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद क्या आती है? हमारी यूनिट आती है। तो देखिए बेटा, अब यूनिट होती क्या है? अभी आपको बताया था, यूनिट ही वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो कंपैरिजन करने में हेल्प करती है। जैसे हमने जो डायग्राम बनाया था अभी कि भाई ये मेरा पेन है, मान लो ये पेन है, ये स्केल है, और आप स्केल से ऐसे मेजरमेंट कर रहे हो, तो आप इन छोटे छोटे बॉक्सेस को कंपेयर कर रहे हो। ये क्या है? ये यूनिट्स है हमारी। ये क्या है? हमारी यूनिट्स है। मतलब जिसकी
क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। यूनिट क्या है बेटा, जिसकी मदद से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज यूनिट। तो हम कहेंगे यूनिट इज दैट स्टैंडर्ड with which we compare a physical quantity for its measurement। अगर किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है और उसके मेजरमेंट में तब हम कहते हैं ना एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। वो स्टैंडर्ड ही क्या होता है, वो स्टैंडर्ड ही यूनिट होती है। क्या ये बात क्लियर है? जैसे जब हम लेंथ का, आप देखो ध्यान से सुनो, लेंथ का कंपैरिजन आप स्केल से कर रहे हैं, स्केल यूनिट नहीं है। देखिए बेटा, फिर से अपने डायग्राम पर फोकस करते हैं। अगर मेरे पास ये मेरा पेन है, ठीक है, ये कोई भी चीज़ लगा लो, स्टिक लगा लो, एक छोटी सी, एक छोटा सा टुकड़ा लगा लो किसी भी चीज़ का, और ये रहा मेरा स्केल। अब आप ये मत कहना कि हम कंपेयर स्केल से कर रहे हैं तो स्केल यूनिट होगी। इस स्केल के ऊपर कुछ मार्क होते हैं। देखिए, अगर ये मीटर के टर्म्स में होता तो आप क्या करते, आप मीटर से कंपेयर कर रहे हो। ये सेंटीमीटर के टर्म्स में है तो आप सेंटीमीटर से कंपेयर कर रहे हो। आप क्या कह रहे हो, ये बॉक्स 1 सेंटीमीटर है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 बॉक्सेस हो गए, मतलब 6 सेंटीमीटर हो गए। तो आप कहोगे लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। ये है कंपैरिजन इस बॉक्स का हो रहा है। इस 6 का मतलब पता क्या है, ये 1 सेंटीमीटर का डब्बा, देखो 6 को वैसे लिख सकते हो ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब ये 1 सेंटीमीटर का डब्बा 6 बार रिपीट करना पड़ रहा है, तब जाके हम यहाँ पहुँचे। देखो 1 2 3 4 5 6, बात समझ आई? तो कंपेयर कर रहे हैं जिस स्टैंडर्ड से, वही स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर क्या होगी, यूनिट होगी। अब बात आती है यूनिट कितने तरीके की होती है। तो देखो क्वांटिटी कितने तरीके की होती है, अभी पढ़ा है, फंडामेंटल और डिराइव। ऐसे ही यूनिट भी हमारी 2 तरीके की होती है, ठीक है। तब आता है टाइप्स ऑफ यूनिट। फटाफट लिखिए मेरे, टाइप्स ऑफ यूनिट में हमारे पास कितने तरीके की यूनिट होती हैं, हमारे पास 2 तरीके की यूनिट होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास फंडामेंटल, और दूसरी कौन सी होती है बेटा, दूसरी होती है हमारे पास डिराइव्ड। अब फंडामेंटल कौन सी है? फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जिनको समझाने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको वेलोसिटी की यूनिट निकालनी है तो कैसे निकालते हो, वेलोसिटी होती है मीटर अपॉन सेकेंड। मतलब मीटर, मतलब एक लेंथ की यूनिट को डिवाइड किया गया है किसकी यूनिट से, टाइम की यूनिट से, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी की यूनिट। तो इसका मतलब जो यूनिट अपने आप में कंप्लीट होती हैं या जिन यूनिट को समझाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो हम कहेंगे टाइप ऑफ यूनिट्स। तो फर्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट। देखिए अब फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है, डिराइव्ड यूनिट कौन सी होती है। फंडामेंटल वो होती है विच आर इंडिपेंडेंट या विच आर कंप्लीट इन इटसेल्फ, ठीक है। दोज क्वांटिटीज, दोज यूनिट्स विच आर, दोज यूनिट्स विच आर कंप्लीट इन इटसेल्फ, या वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट कौन सी होती है, दोज यूनिट्स विच आर एक्सप्रेस्ड in terms of
फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको फंडामेंटल की मदद से समझाया जाएगा उनको डिराइव यूनिट कहते हैं। अब देखो, जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना जो अपने आप में कंप्लीट हैं, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, तो उन्हीं की यूनिट से फंडामेंटल यूनिट होती हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे हम लिखते हैं उनकी यूनिट, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी आती है हमारे पास, एक होती है लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, लेंथ की यूनिट होती है बेटा मीटर, टाइम की होती है सेकंड, मास की होती है किलोग्राम, टेम्परेचर की होती है केल्विन, करंट की होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। ये m मतलब क्या है? m है मीटर, s मतलब सेकंड, k मतलब किलोग्राम, ये k मतलब केल्विन, ये a मतलब एम्पियर, ये cd मतलब कैंडिला, और ये m और l मतलब मोल, ठीक है। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये 7 उनकी यूनिट्स हैं। आपको पता है कि SI यूनिट्स हैं। अभी हम समझेंगे कि क्या होता है SI यूनिट। डिराइव क्वांटिटी कौन सी होती है, डिराइव यूनिट कौन सी होती है, जिनको फंडामेंटल के टर्म्स में समझाया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो हम कहेंगे मीटर पर सेकेंड। ये इसका एग्जाम्पल है, ये एक यूनिट है, मीटर पर सेकेंड एक यूनिट है, इसकी यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब आप देखिए, इसमें आपको मीटर की हेल्प लेनी पड़ेगी और सेकंड की। अब मीटर एक क्या है, फंडामेंटल है, और सेकंड भी क्या है, फंडामेंटल। आप फंडामेंटल्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, डिराइव यूनिट बना सकते हैं। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल और डिराइव, ठीक है। यहाँ तक नोट लीजिए। फिर इसके बाद आता है हमारे पास एक वर्ड आएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या आएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब तो हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे ये एक यूनिट है, ये एक क्वांटिटी है, इसकी ये एक यूनिट है, ये क्वांटिटी है, इसकी ये यूनिट है। अब एक वर्ड आएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, अब किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब बहुत सारे यूनिट्स का एक सेट बना दिया जाए प्रॉपर, ठीक है। जैसे मैंने एक पूरा सेट बना दिया, अब इस पूरे सेट को हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, सेट ऑफ यूनिट्स, ठीक है। एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम कहेंगे एक कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि फंडामेंटल की ही जरूरत है, डिराइव तो अपने आप आ जाएंगे उनसे। एक कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, हमें 4 सिस्टम पढ़ने हैं बेटा। कौन कौन से, देखिए हमारे पास एक सिस्टम है FPS, एक सिस्टम है MKS, एक सिस्टम है CGS, और एक सिस्टम है SI। आपने SI वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, और CGS वर्ड भी, जो NTS के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने CGS वर्ड्स भी बहुत बार सुने होंगे। वैसे भी हो सकता है आपको पता हो इसके बारे में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, एक कंप्लीट सेट बना दूँ मैं फंडामेंटल यूनिट्स का, उन्हीं को हम सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। हमें कितने सिस्टम पढ़ने हैं, 4 सिस्टम पढ़ने हैं, FPS, MKS, CGS और SI, ठीक है। अब देखिए, अब इनके बारे में मैं फटाफट बता देना चाहती हूँ। FPS इनके नाम से क्लियर है, हम चारों को इनको एक साथ पढ़ लेंगे बेटा। जो ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ है ना, ये एक्चुअली हमारे SI सिस्टम के अंदर ही आती हैं। तो ये पूरा सेट जो दिख रहा है ना आपको, ये SI सिस्टम है, ठीक है। तो FPS,
और CGS कौन सा होता है वो भी देखते हैं अभी। तो मैं इसको नहीं हटा रही क्योंकि ये है तो हमारा एक्चुअली में SI सिस्टम ही। अब SI का मतलब क्या होता है? SI का मतलब होता है सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम फटाफट बाकी के यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे कि FPS क्या होता है। अब आपको ये पता है FPS, अब इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिखूंगी FPS। ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारा, ठीक है। ध्यान रखना ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें हमने सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी को इंक्लूड किया है। इसमें देखो सेट ऑफ फंडामेंटल्स है ना ये, तो इसमें कितने वर्ड दिख रहे हैं आपको? 3। तो FPS इज सिस्टम इन विच वी हैव ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? लेंथ है, मास है और टाइम है। लेंथ है, मास है और टाइम है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं FPS सिस्टम। तो आप खुद से लिखेंगे बेटा, ये मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, कि FPS इज दैट सिस्टम विच इंक्लूड्स 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ और टाइम। और ये एक ऐसा सिस्टम है जब देखो F का मतलब है फुट, P का मतलब है पाउंड और S का मतलब है सेकेंड, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक्चुअली ब्रिटेन ने बनाया हुआ सिस्टम है, जिसमें बेटा लेंथ को आप फुट से मेजर करेंगे, मास को आप पाउंड्स में मेजर करेंगे और टाइम को आप सेकेंड में मेजर करेंगे। बस यही FPS सिस्टम है, समझ आया? FPS वो सिस्टम है जिसमें लेंथ मेजर होती है फीट में, मास होता है पाउंड में और टाइम होता है सेकेंड। ऐसे ही आता है MKS सिस्टम। तो सेकेंड सिस्टम हमें कौन सा पढ़ना है? MKS सिस्टम। देखिए MKS सिस्टम एक फ्रेंच सिस्टम है, फ्रांस में बना था। अब MKS के अंदर में 3 ही फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखिए M, K और S। यहाँ पे बेटा ये M मास के लिए है, ठीक है, और ये K जो है ये लेंथ के लिए है और S मतलब ये टाइम। देखिए M मतलब मास, मास यूज होता है किलोग्राम के अंदर, ठीक है। एक्चुअली सॉरी उल्टा बोल रहे मैंने, ये जो M है ना ये मीटर के लिए है, ये K जो है ना ये kg के लिए है और ये जो S है ना ये सेकंड के लिए है, ठीक है। अब मास M मतलब मीटर, मतलब किसकी यूनिट है? लेंथ। किलोग्राम मतलब मास, टाइम मतलब सेकंड। याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे, एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर लेंथ मेजर की जाती है मीटर में, मास मेजर किया जाता है किलोग्राम में और सेकंड के अंदर क्या मेजर होता है? टाइम। क्या मेजर होता है? टाइम। ऐसे सिस्टम में जहाँ पे लेंथ मीटर में मेजर की जाती हो, मास किलोग्राम में मेजर किया जाता हो, टाइम सेकंड में मेजर किया जाता हो, उसको हम MKS सिस्टम बोलते हैं। फिर थर्ड सिस्टम आता है, ये भी एक फ्रेंच सिस्टम ही है, CGS सिस्टम। देखिए इसके अंदर भी हमारे पास 3 ही फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये C जो है बेटा ये सेंटीमीटर के लिए है, ये G है ये ग्राम के लिए है और जो S है ये सेकेंड के लिए है, ठीक है। अब मतलब लेंथ को मेजर किस में करना है? सेंटीमीटर में। मास को किस में मेजर करना है? ग्राम में। और टाइम को किस में मेजर करना है? सेकेंड में। अब एक साथ देख सकते हैं आप, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास को पाउंड में मेजर करना है वो FPS है, मास जिसमें किलोग्राम में मेजर करता है वो MKS है, मास जहाँ ग्राम में मेजर होता है वो CGS सिस्टम है, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ सिस्टम बचा SI सिस्टम। फोर्थ कौन सा है? SI सिस्टम। SI सिस्टम कौन सा है? मतलब सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, SI का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेसिकली ये वो सिस्टम है बेटा, देखो ये ब्रिटेन का सिस्टम है, ये दोनों फ्रेंच का सिस्टम है, ये भी फ्रांस में ही डेवलप हुआ है, फ्रेंच सिस्टम ही है, बट ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब आज के टाइम में हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो कौन सा है? SI सिस्टम है, ठीक है। SI सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 है और 3 है, तो हम कहेंगे SI सिस्टम includes 7 fundamental
हमारे एसआई सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं। ये रही हमारी 7 फंडामेंटल और ये रही उसकी लिमिट्स। क्या इसके अलावा और भी कुछ आते हैं? देखिए ये जो शुरू के 3 है ना, ये तो आपको लग रहा होगा ये तो मैम MKS वाली ही है, तो हम कह सकते हैं MKS और उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी, उसी को ही हमने मिला के क्या बना दिया, SI सिस्टम बना दिया। क्या इतनी बात समझ आई बेटा? ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं कि भाई और भी कोई यूनिट होते हैं, तो अब 2 यूनिट्स और पढ़ेंगे जिनको